हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बात करेंगे फिजिक्स क्लास 12 की। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वैद्युत आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है। ये सब हम लोगों ने क्या किया था, पिछली क्लास में सीखा था कि वैद्युत आवेश होता क्या है। ठीक है, तो वैद्युत आवेश किसी भी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत व चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करे या फिर अनुभव कराता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश लाने पर, उस आवेश की तरफ कोई दूसरा आवेश लाने पर वो क्या करे, आवेश आकर्षित या प्रतिकर्षित करे। जो दूसरा आवेश लाया जा रहा है उसको या तो आकर्षित करेगा जो पहले आवेश रखा गया था, या फिर प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो वो जो क्षेत्र होता है क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कूलाम का नियम और आवेशन बताया था कि यदि हम बिल्ली की खाल पे एबोनाइट की छड़ है ना, बिल्ली की खाल पर एबोनाइट की छड़ और रेशम पर किसकी, अंबर। ठीक है, अंबर नामक, ये तो तुम्हारा थेरेस ने बताया था कि अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ने के बाद किसी हल्की वस्तु, तिनके या फिर कहने कार्क है ना, और छोटे छोटे जो कण होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता था। थेरेस नामक ने बताया था, लेकिन वहां भी इस पे सही से निष्कर्ष नहीं निकल पाया था, है ना। तो गिलबर्ट ने इस पे काफी सारा शोध किया, उसके बाद बताया कि अंबर पदार्थ के नाम के अकॉर्डिंग कई सारे अन्य ऐसे भी पदार्थ हैं जो कि वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे रबड़ को अगर हम क्या कर दें, ऊन से रगड़ दें, रबड़ को क्या कर दें, प्लास्टिक से रगड़ दें, रबड़ को प्लास्टिक से रगड़ दें तो वो क्या करता है, वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। एबोनाइट की छड़ हो गई थी और कांच की छड़ हो गई थी। ठीक है, इस प्रकार से काफी कुछ बताया गया था। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि कूलाम का नियम क्या होता है, किन्हीं स्थिर दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और आवेशों की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती कहलाता था। तो वहां पे हमने एक की वैल्यू ज्ञात की थी, के, जो कि हमारा है क्या था, परावर्तन। ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि परावर्तन क्या होता है। देखो, परावर्तन या फिर डी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अनुपात होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अनुपात होता है, कहने के बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये जो अनुपात बराबर होगा किसके, परावैद्युतांक के, ये जो बराबर होगा किसके, परावैद्युतांक के। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने बताया था ना, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 8.85 into 10 की पावर माइनस का 12। ठीक है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने यहाँ पर बता दिया था, किसमें, कूलाम के नियम में। ठीक है, तो यहाँ से परावैद्युतांक की डिफिनेशन निकलती है, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, जो कि माध्यम होगा उसकी वैद्युतशीलता, और निर्वात की वैद्युतशीलता का जो अनुपात बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, परावैद्युतांक कहलाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुमूल्य आवेश। यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में कई सारे आवेश रखे गए हैं, वैद्युत क्षेत्र में कई सारे आवेश रखे गए हैं, यदि हम उनके एक आवेश पर कोई प्रभाव डालते हैं तो उन पर लगने वाला जो बल होगा, उनका जो वेक्टर योग होगा, वो टोटल जो है फोर्स जो लगाया गया था उसके बराबर होगा। वो हम लोग अभी सिद्ध करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे बहुल्य आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल और अध्यारोपण का सिद्धांत, है ना, या फिर कहना है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, या फिर अध्यारोपण का सिद्धांत। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में कई सारे आवेश रखे गए हैं, कई सारे आवेश रखे गए हैं। अब इस पर एक आवेश पर क्या लगाते हैं, फोर्स या फिर बल को आरोपित करते हैं। ठीक है,
पहले हम लोग डिफिनेशन को समझ लेते हैं अच्छे से, है ना। लिखा हुआ है, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो, यदि किसी निकाय में अनेक, निकाय का समझ रहे ना, वैद्युत क्षेत्र, है ना। यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो उनमें से एक आवेश पर बल, उनमें से एक आवेश पर हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो अन्य आवेशों के कारण, जो अन्य आवेश वहां पे विद्यमान है, उन आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग के बराबर होगा। ठीक है, इसका अर्थ है कि F जो होगा वो F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर योग के बराबर होगा। डॉट डॉट F1 और N वेक्टर योग के ये क्या होगा, बराबर होगा। मतलब लगने वाला जो बल है वो जितने भी आवेश है उन पर जो बल होगा वो टोटल के बराबर होगा। ठीक है, इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बताया गया है, इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे कि अगर किसी निकाय में अनेक आवेश हैं तो एक आवेश में हम बल को आरोपित करते हैं तो क्या हमारा निष्कर्ष निकलेगा, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बना हुआ है Q1, Q2, Q3 और Q4, Q5 और Q6, मतलब कि किसी भी निकाय में अनेक आवेश रखे गए हैं। अब यहाँ पे Q1 पर हम बल लगाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर माना निकाय में आवेश हैं। ठीक है, क्या है, आवेश है, वो हमारे क्या है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, डॉट डॉट Qn तक। ठीक है, अब इस पर Q1 पर हमने क्या लगा दिया, बल लगा दिया। ठीक है, Q1 पर क्या लगा दिया, बल लगा दिया, ये फोर्स लगा दिया। तो यहाँ पर आवेश जो Q1 होगा ये चेंज हो जाएगा किससे, Q2 और Q3 फिर Q4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये Qn। और यहाँ पर उनकी जो बीच की दूरी Q1 और R1 की बीच की दूरी जो होगी, ठीक है, वो होगी R कितना, R21। ठीक है, यहाँ से लेंगे Q2 और R2, इस पर बल लगाए तो यहाँ से इन दोनों चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर ये, और ये हमारा R ये हो जाएगा 31। ठीक है, फिर R41, इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा Rn और 1, मतलब कि आवेशों के बीच की दूरी। तो हम लोगों ने सीखा था किसके नियम से, कूलाम के नियम से, कि लगने वाला जो बल होता है F = 1/4 πε0। ठीक है, ये सीखा था ना। ठीक है, जहां पर ये हमारा Q1 और Q2, ठीक है, क्या था, Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, ये हमारा लगने वाला बल था। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या है, आवेश एक तो है नहीं, इसमें केवल आवेश कितने थे, दो थे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दो ही आवेश थे, और यहाँ पे कई सारे आवेश है। तो यहाँ पे ये जो अध्यारोपण का सिद्धांत होगा कहलाएगा कि F12 = 1/4 πε0। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा Q1 कितना, Q1 और Q2 और R के यहाँ पे क्या हो जाएगा, R21 का स्क्वायर, और वेक्टर के क्या हो जाएगा, वेक्टर R21 के हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लगने वाला बल है वो बढ़ गया है कई भागों में, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वेक्टर के अकॉर्डिंग। तो और उसके बाद F13 = 1/4 πε0, और यहाँ से हो जाएगा Q1 और Q3 अपान का R31 का स्क्वायर, और यहाँ पर कैप R31 लिखेंगे। ठीक है, फिर F14 = 1/4 πε0, और ये यहाँ पर Q1 और Q4, मतलब यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, दोनों की बीच की दूरी ही तो कर रहे हैं ना यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q4 अपान का R41 का स्क्वायर। ठीक है, R41 का स्क्वायर, यहाँ पर कैप R41
1। और यहाँ पे जब इसको हम टोटल करेंगे तो F इज इक्वल टू वही पुराना वाला F वेक्टर 12, ठीक है, प्लस का F 13, ये तुम्हारा लगने वाला जो बल होगा इसी तरह आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 1 और n वेक्टर टोटल होगा। तो इस प्रकार से इसको हमने क्या कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी R21, R31, R41 डॉट डॉट इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, एक बिंदु आवेश पर बल लगाते हैं तो अन्य आवेश पर जो बल होगा वेक्टर योग के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग समझाएंगे या फिर हम लोग समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि वैद्युत बल क्या होता है और गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों में अंतर, क्योंकि वैद्युत बल जो है काफी खतरनाक होता है ना, और गुरुत्वाकर्षण बल खतरनाक ज्यादा नहीं होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझेंगे वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो यहाँ पर जो वैद्युत बल होता है समान आवेश है, समान आवेश है मतलब कि पॉजिटिव यहाँ पर भी है, पॉजिटिव यहाँ पर भी है, दोनों आवेश क्या है, समान है। तो ये दोनों क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत आवेश हो जाए तो ये दोनों क्या करेंगे, आकर्षित होंगे। ये दोनों क्या होंगे, आकर्षित होंगे। ये प्रतिकर्षित और ये आकर्षित। वैद्युत बल में पहला जो नियम है या फिर पहला डिफिनीशन, वैद्युत बल समान आवेश को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश को आकर्षित करते हैं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सदैव आकर्षित ही करता है, मतलब अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो पहला ये हमारा क्या था, नियम कंप्लीट हो गया। या फिर कहने की पहला जो दोनों का अंतर है वो हमारा इस प्रकार होगा कि वैद्युत बल प्रतिकर्षित और आकर्षित करते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षित करता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया था। और दूसरा जो है इसमें कहा गया है कि वैद्युत बल दो आवेशों के मध्य पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी माध्यम पर निर्भर नहीं होता है। जो वैद्युत बल होता है, दूसरा नियम, ठीक है, या फिर दूसरा अंतर, पहला अंतर क्या था कि जो वैद्युत बल होता है आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षित करता है। और यहाँ पे जो दूसरा अंतर था, कहा गया है कि जो वैद्युत बल होता है दो बिंदु का होना आवश्यक है या फिर दो माध्यम का होना आवश्यक है। ठीक है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वैद्युत बल में दो आवेश का होना अति आवश्यक है, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव का होना आवश्यक है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में क्या है, माध्यम पर निर्भर नहीं होता है। ठीक है, और अगला जो अंतर है तीसरा, ठीक है, तीसरा अंतर क्या है, जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल होता है ये बहुत ही डेंजरस होता है। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो वैद्युत बल होता है काफी खतरनाक या फिर प्रभावशील होता है, या फिर काफी ज्यादा ये प्रबल होता है वैद्युत बल। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये हमारा इतना जो है असरदार नहीं होता है बल, जितना कि वैद्युत बल असरदार होता है। तो तीन हमारे अंतर आ गए। पहला अंतर प्रतिकर्षित और आकर्षित का, दूसरा कि दो माध्यम का होना आवश्यक है। ठीक है, क्या होना आवश्यक है तुम्हारा, दो आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो किसी भी माध्यम पर निर्भर नहीं होता है ना। और तीसरा नियम क्या बताया था कि जो वैद्युत बल है वो अधिक प्रभावशील है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोगों ने सीखा परावर्तन क्या होता है और बहुल्य आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, और उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि अध्यारोपण का सिद्धांत, है ना। और तीसरा जो टॉपिक था वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स, इसमें जो डिफरेंस था वो हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत ध्रुव, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत ध्रुव क्या है,
वैद्युतोध्रुव आगुण वैद्युतोध्रुव के कारण अच्छी स्थिति और निश्चय स्थिति। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए।